नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल Koreejastudy.9 पे। आज हम करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक महान की बायोग्राफी, यानी अशोक महान के जीवन को हम समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने मौर्य वंश के संस्थापक यानी चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र यानी पोते अशोक और बिंदुसार के पुत्र यानी अशोक के बारे में हम समझेंगे। अशोक महान थे, ये किसके पुत्र थे? पुत्र यानी पोता बोलते हैं हम देसी भाषा में। पोते थे चंद्रगुप्त मौर्य के और पुत्र थे बिंदुसार के। ठीक है, तो बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने कंप्लीट समझ लिया और ये भी समझा कि किस प्रकार मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इससे जो पूर्ववर्ती यानी पहले का वंश था मौर्य वंश से, वो था नंद वंश। ठीक है, नंद वंश की समाप्ति के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की। और मौर्य वंश के तीसरे जो महान शासक हुए कौन? अशोक महान। तो आज हम मौर्य वंश में, ठीक है, मौर्य वंश में किसकी बायोग्राफी को समझेंगे? अशोक महान। अशोक महान। जब सिकंदर महान की हमने जीवनी देखी थी तो बताया था मैंने कि इतिहास में कुछ ही शासकों के आगे यानी नाम के आगे महान शब्द लगता है, और ये महान शब्द इसलिए लगता है क्योंकि कोई ना कोई कारण ऐसा था या कोई ना कोई ऐसा काम उन्होंने महानता का किया था। ठीक है, उनकी महानता के कार्यों के कारण, जैसे सिकंदर महान, अशोक महान, अकबर महान। ठीक है, ये महान वर्ड उनकी महानता के कार्यों के कारण इनके लगा था। अशोक महान की जीवनी को आज हम समझेंगे। अशोक महान कौन से वंश के शासक थे? मौर्य वंश के। और इनके पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए, एक छोटी सी जानकारी ये देख लें कि जो बिंदुसार थे अशोक महान के पिता, इनकी बहुत बीवियां थी। ठीक है, इनकी पत्नियां बहुत थी। तो पत्नियां बहुत होंगी तो संतानें भी बहुत थी। कुछ ग्रंथों के हिसाब से यह अनुमान लगाया गया है कि जो अशोक की माता थी, इनका नाम क्या था? सुभद्रांगी। सुभद्रांगी। क्षत्रिय वंश की न होने के कारण इनकी माता को, अशोक की माता को राजघराने में ज्यादा कोई बड़ा स्थान प्राप्त नहीं था। इसी कारण जो शुरुआत में अशोक पैदा हुए, अशोक महान जब शुरुआत में पैदा हुए थे, कब इनका जन्म कब हुआ? 304 ईस्वी पूर्व। 304 ईस्वी पूर्व जब अशोक का जन्म हुआ था, तो उस समय अशोक की जो त्वचा थी वो इतनी ज्यादा रूखी थी कि इनके पिता बिंदुसार इनको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। और जब तक बिंदुसार अपने जीवन में, यानी जब तक बिंदुसार जीवित रहे, मृत्यु तक इन्होंने यही चाहा कि अशोक आने वाले समय का सम्राट न बने। यानी जो बिंदुसार थे अशोक महान के पिता, वो अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे सुसीम को बनाना चाहते थे। ठीक है, सुसीम को बनाना चाहते थे। और बिंदुसार की माना जाता है कि कुल 101 संतानें थी। 101 संतानों में बिंदुसार किसको पसंद करता था? सुसीम को। लेकिन अशोक को राजा बनने के लिए बिंदुसार ने कोई ऐसा अवसर नहीं दिया कि अशोक राजा बने। अब देखिए, माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। ठीक है, और अशोक की पत्नियां कितनी थी? 5। अशोक महान की 5 पत्नियां थी। और संतानें कितनी थी? 6। 4 पुत्र व 2 पुत्रियां। ठीक है, 4 पुत्र व 2 पुत्रियां, जिनमें से एक पुत्र का नाम हम आगे पढ़ेंगे महेंद्र। महेंद्र वह पुत्री का नाम संघमित्रा। ठीक है, जब हम देखेंगे कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था श्रीलंका, वो कौन थे? महेंद्र और संघमित्रा। अशोक की 5 पत्नियां थी, 6 संतानें थी, 4 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। अब देखिए अशोक महान की आगे की लाइफ। अशोक का पूरा नाम क्या था? देवानप्रिय। देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय अशोक।
देवानाम प्रिय अशोक, यानी देवों के प्रिय, ठीक है, देवताओं के प्रिय अशोक, देवानाम प्रिय अशोक। और इसके अलावा अन्य नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी अशोक, देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी अशोक, ये जो दोनों नाम हैं ये अशोक के अभिलेखों में मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों में कौन कौन से नाम मिलते हैं? देवानाम प्रिय व प्रियदर्शी, यानी अशोक अपने आप को इन नामों से बुलाते थे, ठीक है। अशोक ने अपने आप को अपने अभिलेखों में किस नाम से उत्कृत करवाया है, किस नाम से अपने आप को बुलाया है? देवानाम प्रिय। ये नाम मिलते हैं इनके अभिलेखों में। अब देखिए, जो अशोक नाम है, केवल अशोक, ये मिलता है मास्की और गुर्जरा अभिलेख से। मास्की और गुर्जरा, मास्की और गुर्जरा अभिलेख से अशोक के जो अभिलेख हैं मास्की और गुर्जरा, इनसे क्या नाम मिलता है? अशोक। और पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन नाम दिया गया है, ठीक है। यानी अशोक का पूरा नाम देवान प्रिय अशोक, यानी देवों के प्रिय अशोक। प्रियदर्शी अशोक और देवानाम प्रिय जो दोनों नाम हैं ये मिलते हैं नाम अशोक के अभिलेखों में। इसके अलावा जो मास्की और गुर्जरा अभिलेख है इसमें नाम मिलता है अशोक, केवल अशोक। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक का क्या नाम मिलता है? अशोक वर्धन। जब अशोक 16 वर्ष के हुए तो बिंदुसार ने 101 भाइयों में कंपटीशन करवाया था, यानी आगे आने वाले समय में उत्तराधिकारी किसको चुना जाए या राजा किसको चुना जाए, तो 101 भाइयों में, सभी भाइयों में अशोक के क्या करवाया था? कंपटीशन करवाया, यानी इनके बल को देखा था। उस समय भी अशोक सबसे ज्यादा आगे थे, यानी अशोक को इनके पिता बिंदुसार बनाना नहीं चाहते थे आगे आने वाले समय का शासक। लेकिन जो सबसे आगे रहते थे हर क्रिया में वो कौन रहते थे? अशोक। जब तक्षशिला में, ये तक्षशिला गांधार जनपद की राजधानी थी, ठीक है, गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला, और बिंदुसार का शासन कहां तक था? गांधार तक, ठीक है। गांधार की तरफ जब बिंदुसार के समय में ही, यानी उस समय जीवित थे, और अशोक की आयु कितनी थी? छोटी आयु में ही जब गांधार में विद्रोह हुआ, बिंदुसार के समय गांधार के लोगों ने विद्रोह कर दिया था, उस समय बिंदुसार ने सबसे पहले भेजा सुसीम को, सबसे पहले सुसीम को भेजा कि जाओ युद्ध को दबाकर आओ, यानी युद्ध, उनका जो विद्रोह है उसको समाप्त करो, ठीक है। जब सुसीम गए युद्ध लड़ने के लिए या विद्रोह को दबाने के लिए, तो लोगों ने और ज्यादा बगावत कर दी, और उसको देखकर सुसीम वापिस लौट आते हैं। और दूसरी बार भेजा बिंदुसार ने किसको? अशोक को। अशोक को भेजा तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए। और जब लोगों को पता चला, यानी तक्षशिला के लोगों को पता चला कि अशोक आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप ही बिना किसी समझौते के विद्रोह बंद कर दिया, ठीक है। यानी अशोक पहुंचे भी नहीं और उससे पहले ही विद्रोह को शांत, यानी विद्रोह शांत हो गया, लोगों ने अपने आप ही विद्रोह क्या कर दिया? बंद कर दिया। जब अशोक ने तक्षशिला का विद्रोह दबा दिया तो इनको सबसे पहले क्या बनाया गया? अवंती का राज्यपाल, अवंती का राज्यपाल, ठीक है। यानी शासक बनने से पहले अशोक किस पद पर थे? राज्यपाल के पद पर। और किस अक्षेत्र के? अवंती अक्षेत्र के राज्यपाल। तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में सफल होने के कारण बिंदुसार ने अशोक को अवंती का राज्यपाल बना दिया था। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? 273 ईस्वी पूर्व, 273 ईस्वी पूर्व। और अशोक शासक कब बना? 269 ईस्वी पूर्व, 269 ईस्वी पूर्व। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो बिंदुसार की 101 संतानें थी, यानी जो अशोक के 100 भाई बचे थे, उनमें से 99 भाइयों को, ठीक है, 99 भाइयों को मार दिया था किसने? अशोक ने। बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों के अनुसार अशोक राजगद्दी पर 269 ईस्वी पूर्व में अपने
99 भाइयों की हत्या करके बैठा था। लेकिन इतिहासकार इस बात पर सहमत नहीं है, ठीक है। यानी बौद्ध धर्म में इतिहास के जो रचयिता थे, बौद्ध ग्रंथों के जो रचयिता थे, उन्होंने अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए या ऐसा दिखाने के लिए कि इतना क्रूर शासक एकदम से बौद्ध धर्म में कैसे कन्वर्ट हो गया, इसको बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों ने ऐसा बताया है। इतिहासकार इस बात पर सहमत नहीं है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की होगी, ठीक है। लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार क्या कहा गया है कि 269 ईस्वी पूर्व अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। एक बात मैंने आपको बता दी कि अशोक राजगद्दी पर बैठने से पहले यानी राजा बनने से पहले अवंती का राज्यपाल था। अब देखिए आगे, अपने शासन के यानी 269 ईस्वी पूर्व में यह गद्दी पर बैठा और शासन के 8वें साल 261 ईस्वी पूर्व अशोक का सबसे बड़ा युद्ध होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अशोक अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा, ठीक है। अशोक जितने भी युद्ध किए अशोक महान ने, ये अपने समय में कभी किसी से नहीं हारे। 261 ईस्वी पूर्व अशोक का सबसे बड़ा व अंतिम युद्ध होता है कलिंग का युद्ध, ठीक है, यानी कलिंग का युद्ध। और इस कलिंग का युद्ध, ये जो कलिंग का युद्ध हुआ, ये हुआ कलिंग नरेश खारवेल और अशोक के बीच। ये जो कलिंग क्षेत्र है, ये वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। जो वर्तमान में उड़ीसा है, वहीं पर था कलिंग का साम्राज्य। यानी 261 ईस्वी पूर्व अशोक महान और कलिंग नरेश खारवेल के बीच कलिंग का युद्ध होता है। इस युद्ध में माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार यानी 1.5 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे, ठीक है। जब अशोक विजेता बन गए यानी अशोक जीत गए कलिंग के युद्ध को, और जब ये रण क्षेत्र में गए, युद्ध भूमि में गए, तो कम से कम यानी लाखों की संख्या में तो कलिंग के जो सैनिक थे उनको बंदी बना लिया था अशोक ने, और लाखों की संख्या में लोग नीचे पड़े हुए मिले थे। यानी एक दलदल बन गया था मांस के ढेर का, यानी खून से और मांस से धरती क्या हो गई थी, एक दलदल के रूप में परिवर्तित हो गई थी। और जब इस नरसंहार को देखा अशोक ने, तो अशोक का जो हृदय था वो पिघल गया, यानी अशोक के आंसू बहने लगे। जो भी हुआ, अशोक मान लो एकदम से जो अंदर से फीलिंग आती है करुणा की, रोने की, वो इसके अंदर फीलिंग आई और अशोक ने वहीं से आगे से कोई युद्ध न करने की नीति को अपनाया, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय में परिवर्तन हुआ, यानी करुणा का भाव आया और अशोक ने आगे से कोई युद्ध न लड़ने की ठान ली, ठीक है। यानी आगे से कोई युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। तो 261 ईस्वी पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ, जिसमें विजेता बने अशोक। और अशोक के संबंध में बड़ी बात, अशोक ने अपनी जिंदगी में कोई युद्ध नहीं हारा, ठीक है। अशोक ने कलिंग नरेश खारवेल से 261 ईस्वी पूर्व युद्ध किया, और ये 261 ईस्वी पूर्व का युद्ध अशोक महान का जिंदगी का अंतिम युद्ध बना, ठीक है। जब इतने बड़े नरसंहार को देखा तो अशोक का हृदय पिघल गया, और उपगुप्त बौद्ध धर्म का एक भिक्षु जिसका नाम था उपगुप्त, इससे शिक्षा ली अशोक ने बौद्ध धर्म की, ठीक है। और यहीं से बौद्ध धर्म को अपना लिया किसने? अशोक ने। और जब बौद्ध धर्म को अपनाया यानी धर्म के रास्ते पर जब चले, तो इतना बौद्ध धर्म को आश्रय प्रदान किया कि अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां पर भेजा? श्रीलंका में, ठीक है। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक महान ने धम्म की नीति अपनाई और पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक ने सच्चे रास्ते को अपनाया, ठीक है। यानी सत्य के मार्ग पर चला। सत्य जो बौद्ध धर्म में अहिंसा,
ठीक है, सत्य, अहिंसा और शाकाहारी जीवन के रास्ते पर चल पड़ा। ठीक है, अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद सत्य, अहिंसा और शाकाहारी जीवन को इसने अपना लिया। और सबसे बड़ी बात, अशोक ने अपने पूरे जहां पर अशोक का शासन था उस पूरे साम्राज्य में मांसाहारी लोगों का मांस खाना बंद करवा दिया था। ठीक है, यानी सभी लोगों को शाकाहारी बनने की शिक्षा ली और सभी पर यह नियम लागू कर दिया कि साम्राज्य में कोई भी मांसाहारी जीवन यापन नहीं करेगा। मांस खाना सभी का क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, अशोक के दरबार में, राजा अशोक के दरबार में मिस्र के राजा के साथ अशोक के अच्छे संबंध थे। तो मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय ने टोलमी द्वितीय या फिलाडेल्फस ने अशोक के दरबार में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। ठीक है, मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय ने, यानी इनका टोलमी द्वितीय का अन्य नाम फिलाडेल्फस, इन्होंने अशोक के दरबार में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। ठीक है, आगे देखिए, जो अशोक के अभिलेख हैं, ठीक है, अशोक के अभिलेखों से हमें लगभग जानकारी अशोक की मिल जाती है। ठीक है, जो अशोक के अभिलेख हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? फर्स्ट है शिलालेख, सेकंड स्तंभलेख और थर्ड गुहालेख। यानी शिलालेख, शिलाओं पर लिखे लेख, स्तंभलेख, स्तंभ मीन्स खंबा, ठीक है, खंबों पर लिखे लेख, गुहालेख, गुफाओं में लिखे हुए लेख। ठीक है, जो अशोक के अभिलेख हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख मीन्स शिलाओं पर लिखे गए लेख, अभिलेख, स्तंभलेख मीन्स खंबों पर लिखे हुए अभिलेख, गुहालेख मीन्स गुफाओं में लिखे हुए अभिलेख। अब देखिए, जो शिलालेख हैं इनकी संख्या है 14 शिलालेख व 7 स्तंभलेख मिलते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, जो शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन किया था वो किया था अशोक ने। ठीक है, शिलालेखों का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? अशोक ने, और अशोक के 14 शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो ये स्तंभलेख, शिलालेख और गुहालेख हैं, इनकी भाषा या लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, खरोष्ठी व अरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक लिपि में मिलते हैं अशोक के अभिलेख। ठीक है, अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी है? ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक। जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि के जो अभिलेख हैं ये मिलते हैं भारत में। ठीक है, भारत में जितने भी अशोक के अभिलेख मिले उनकी भाषा कौन सी है? ब्राह्मी। और जो पाकिस्तान में अशोक के अभिलेख मिले उनकी लिपि कौन सी है? खरोष्ठी। ठीक है, और जो अफगानिस्तान और यूनान की तरफ, ठीक है, अफगानिस्तान और यूनान की तरफ जितने भी अशोक के अभिलेख मिले हैं उनकी भाषा कौन सी है? उनकी लिपि कौन सी है? अरमाइक। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि में जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं भारत से, खरोष्ठी लिपि में जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं पाकिस्तान से, और अरमाइक लिपि में जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं अफगानिस्तान और यूनान के देशों से। ठीक है, अब देखिए, जो अशोक के अभिलेखों की जो ये लिपि है, अशोक के अभिलेखों की लिपि जो है, इसको सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने।
जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 में अशोक के शिलालेखों की, अभिलेखों की या गुहा लेखों की भाषा को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, अब देखिए हरियाणा जीके की, जो हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसमें अशोक से संबंधित एक बात निकलती है कि जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें, अशोक के अभिलेख जो हैं उनमें एक अभिलेख अशोक का हरियाणा से प्राप्त होता है। ठीक है, हरियाणा के अंबाला में टोपरा अभिलेख। ठीक है, टोपरा स्थान का नाम है, टोपरा क्या है, स्थान का नाम है, और यहां से मिला है अशोक का एक अभिलेख जिसे कहा जाता है टोपरा अभिलेख। ठीक है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है HSSC के एग्जाम में कि अशोक का टोपरा अभिलेख कहां से मिला है, वो मिला है अंबाला से। और वर्तमान में जो टोपरा ये स्थान है ये कहां पर है, यमुनानगर में, यमुनानगर में। करंट जीके का क्वेश्चन ये हो गया कि जो अशोक का टोपरा अभिलेख है ये कहां पर मिला, अंबाला में। ठीक है, और अब जो टोपरा स्थान है ये कहां पर है, यमुनानगर में। ठीक है, हरियाणा जीके के लिए ये एक मेन बात। अब देखिए मौर्य वंश समाप्त कब होता है, यानी पुराणों के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा माने गए हैं। ठीक है, भागवत पुराण में 10 और वायु पुराण में 9, यानी हम मान लेते हैं कि 10 राजा इसमें रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अशोक के बाद, अशोक राजा थे तीसरे नंबर के, और अशोक के बाद ऐसा कोई शासक नहीं हुआ कि मौर्य वंश को अच्छे से चला सके। ठीक है, तो इसके बाद जो भी शासक आए वो कमजोर हो गए, और जब मौर्य वंश का जो अंतिम शासक आया उसका नाम क्या था, बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, और इसका एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ की हत्या कर दी इसी के सेनापति जिसका नाम क्या था, पुष्यमित्र शुंग, और इस पुष्यमित्र शुंग ने एक नए वंश की स्थापना कर दी, शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश। और ये जाति कौन सी थी इसकी, पुष्यमित्र शुंग की जाति थी ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण, और यहीं से शुरुआत होती है ब्राह्मण साम्राज्य की। ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य की शुरुआत कहां से होती है, मौर्य वंश की समाप्ति के बाद। यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, तीसरे नंबर का शासक कौन था, अशोक, अशोक, और अशोक पुत्र यानी पोते किसके थे, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के। और अशोक के पिता कौन थे, बिंदुसार, बिंदुसार। ठीक है, अशोक के केवल, मौर्य वंश में केवल अशोक ऐसा शासक था जिसके नाम के आगे क्या लगता है, अशोक महान। ठीक है, अशोक महान, अशोका द ग्रेट। अब देखिए इस भारत के मैप में हम ये समझेंगे कि अशोक का शासन कहां तक फैला हुआ था। अशोक का शासन फैला था उस समय गांधार, ये गांधार था पाकिस्तान में। ठीक है, गांधार प्रदेश में, यहां से लेकर, ठीक है, पाकिस्तान में, वर्तमान में देखें तो पाकिस्तान, कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान का, और दक्षिण में कर्नाटक तक, और पूर्व में जो ये क्षेत्र है म्यांमार का, भूटान का और कश्मीर तक। ठीक है, यानी कंप्लीट भारत पर शासन जमाने की कोशिश की थी किसने, अशोक ने। और जो अशोक पुत्र थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत के एकीकरण का प्रयास किया था। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे अशोक, अशोक ने तो केवल कुछ ही क्षेत्र आगे बढ़ाया था, लेकिन सबसे पहली जो शुरुआत की थी भारत के एकीकरण किया, संपूर्ण भारत पर शासन करने की, वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अगले वीडियो में हम समझेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। ठीक है, यानी मौर्यों का प्रशासन किस प्रकार चलता था।